हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान, उसमें लघुत्तरी प्रश्न को कवर कर रहे हैं। लघुत्तरी प्रश्न में हम देखते हैं कि हर साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं 7 क्वेश्चन देता है, और 7 क्वेश्चन में किस किस तरह क्वेश्चन देता है इसको हम समझेंगे। जो हमारा लघुत्तरी प्रश्न है इसमें हम 2016 के क्वेश्चन को लेकर देख रहे हैं। 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यही से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी गायरन से क्या अभिप्राय है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पी गायरन होता क्या है, तब इसका उपयोग के देखेंगे। तो कह रहा है कि पी गायरन कच्चा लोहा होता है। पी गायरन क्या होता है? तो पी गायरन कच्चा लोहा होता है। अब कच्चा लोहा तो हो गया। अब लोहा कितना है? तो 93% इसमें लोहा होता है, 4.5% कार्बन होता है। ठीक है। पी गायरन क्या है? कच्चा लोहा है। लोहा कितना पाया जाता है? 93%। कार्बन कितना पाया जाता है? 4.5%। ठीक है। अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब जो शेष मिलता है वो अशुद्धियाँ होती हैं सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है और ये भंगुर होता है। जिसका गलनांक कम होगा आसानी से गल जाएगा, भंगुर हो जाएगा। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो है कि स्टोरेज टंकी बनाने में करते हैं, पाइप बनाने में करते हैं, नहाने का टब बनाने में करते हैं, कूड़ादान बनाने में प्रयोग इसका करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य जाल होता है, एक फूड चैन होता है, फूड वेव होता है। ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? फूड चैन पूछ रहे हैं, खाद्य श्रृंखला पूछ रहा है हमसे। हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फूड चैन के बारे में बात कर रहा है। फूड चैन के बारे में हमसे बात कर रहा है। ठीक है। देख रहे हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। या इसी को दूसरे तरीका से पूछा है कि खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए। खाद्य श्रृंखला है क्या, इसको समझते हैं। खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला में जितने भी जीव होते हैं वे सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है। ठीक है। यह पहला जीव है, दूसरा जीव है, तीसरा जीव है। सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित हैं। एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो अब क्या करेगा? यह भोजन 2 नंबर प्राप्त करेगा 1 नंबर से, और 3 नंबर प्राप्त करेगा 2 नंबर से। ठीक है। तो 1 नंबर को पहले कौन खाएगा? 2 नंबर, 2 नंबर खाएगा 3 नंबर। तो इसका मतलब है कि इस तरह से करते करते 3 नंबर के बाद कोई होगा 4 नंबर। अब 3 को कौन खाएगा? 3 को 4 खाएगा। 3 को कौन खा रहा है? 4 खा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक चैन बन जा रहा है, कड़ी बन जा रही है। ठीक है। इसी को बोलते हैं फूड चैन। बात समझ में आया? फूड चेन क्या है? तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब कह रहा है कि परितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है, तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। मतलब यह है कि जो भोजन कर रहा है, जीव कितने लिया था? मान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो पहला को कौन खाया? पहला को खाया कौन? दूसरा। पहला को कौन खाता है? पहला को खाता है दूसरा। इसको कौन खाता है? दूसरा खा लेता है। दूसरा कौन खाता है? तीसरा खाता है। तीसरा कौन खाता है? चौथा खाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से हम देखते हैं कि एक चैन बन जाता है। तो जो भोजन प्राप्त किया जाता है, जो भोजन 1 2 3 4 जो भोजन कर रहा है, इससे इसके अंदर क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। इस पहला से दूसरा के अंदर क्या मिला? भोजन दूसरा को मिला। तो दूसरे को वास्तव में मिलता क्या? एनर्जी मिलता है। दूसरे को कौन खाया? तीसरा खाया। तो तीसरे को क्या मिला? एनर्जी मिला। तीसरे को कौन खाया? चौथा खाया। चौथा को क्या मिला? एनर्जी मिला। ठीक है। तो यह जो फ्लो है ना, यह फ्लो किसका? यह डायरेक्शन फ्लो का है। ये जो डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, यह फूड का फ्लो है। किसका फ्लो है? फूड का फ्लो है। यानी फूड फ्लो तो एनर्जी का फ्लो है, ऊर्जा का। एनर्जी का फ्लो है, ऊर्जा का फ्लो है। ठीक है। लेकिन उल्टा इसके देखें, इधर चल रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है? इधर हम चल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं
कि इधर जब वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, हम देख रहे थे कि जीव क्या कर रहे थे, भोजन प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ देते हैं कि जो फूड चेन होता है इसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं और एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जो भोजन होता है ऊर्जा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है और पहले से दूसरा दूसरा तीसरा इस तरह से चलता रहता है। अब आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है हमसे, आगे कह रहा है हमसे कि घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला है। घास जो है उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला है। घास को भोजन के रूप में टिड्डा खा लेता है। घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया, घास हो गया। घास को कौन खाया, टिड्डा खाया। कौन खाया, टिड्डा खाया। घास को कौन खाया, टिड्डा खाया। ये टिड्डा किसको खा रहा है, घास को। तो ऊर्जा किधर से जा रहा है, ऊर्जा घास से जा रहा है, टिड्डा की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है इसमें कि घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला है। घास को भोजन के रूप में टिड्डा खा लेता है। इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। इसी प्रकार टिड्डा को मेढक खा जाता है और भोजन मेढक के शरीर में पहुंच जाता है। मेढक को सर्प खा जाता है तो भोजन सर्प के शरीर में पहुंच जाता है और अंत में सर्प को बाज खा जाता है तो भोजन बाज के शरीर में पहुंच जाता है। बाज को कोई नहीं खाता है। ठीक है, बाज को कोई नहीं खाता है, अतः बाज सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में भोजन या ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक नहीं होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखें, घास देखें। घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है, बाज खाता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इधर घास को कौन खाया, घास को टिड्डा खाया। टिड्डा को कौन खाया, मेढक खाया। मेढक को कौन खाया, सर्प खाया। सर्प को कौन खाया, बाज खाया। तो ऊर्जा किधर जा रही है, ऊर्जा किसी एक दिशा में जा रही है। ऊर्जा किस दिशा में जा रही है, किसी एक दिशा में जा रही है ना। इधर घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प, सर्प में बाज। तो इस तरह से जो ऊर्जा का फ्लो होता है या भोजन का प्रवाह होता है, ऊर्जा या भोजन का जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, एक दिशात्मक होता है, किसी एक पार्टिकुलर दिशा में चल रही है। हालांकि बहु दिशात्मक नहीं होता है, हर दिशाओं में नहीं जा रही है, किसी एक दिशा में जा रही है, इसीलिए इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। 2 बार पूछा है, 2016 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2 बार क्वेश्चन का पूछा है। इस क्वेश्चन को लास्ट में हम करेंगे, वहाँ हम उसका फोटो लगा दिए हैं। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र क्या होता है, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कर रहे हैं एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, क्या कर, सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षक बल सबसे अधिक होता है। हमसे एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है। अब बोल रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में यह दिखाइए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षक बल, आकर्षक होने अपनी तरफ खींचने वाला बल सबसे अधिक होता है। कैसे देखेंगे, चलिए अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कागज पर लोहे का बुरादा फैला दे। क्या करें, लोहे का बुरादा फैला दें, कहाँ, कागज पर। उसके पश्चात एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। ठीक है, क्या करें, हमसे सबसे पहले कागज पर लोहे का बुरादा फैला दें, फैला दिया। उसके पश्चात एक छड़ चुंबक को मतलब चुंबक का छड़ है, ठीक है, को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे के बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, लोहे का, इस पर हम क्या करते हैं भाई, लोहे का, चलिए इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम लोहे का बुरादा फैला देंगे। किसका बुरादा, लोहे का बुरादा फैला देते हैं। ठीक है, लोहे का बुरादा फैला देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम सब हरा हरा बुरादा फैला दिए। इसके बाद क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा इस कलर का हम चुम्बक ले लेते हैं, हरे कलर का चुम्बक ले लिया, नीले कलर का, और उसमें क्या करें हम, कोई नीले कलर का चुम्बक ले जाकर इस पर
फेर देते हैं। नीले कलर का चुंबक जब फेरेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो सिरा है, नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है इसमें सिरे पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चुंबक चिपका रहता है, ना कि बीच में एक का दुक्का मान लो कहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ देखेंगे, इसके सिरे पर चुंबक लोहा चिपका रहता है। तो यह एक्सपेरिमेंट क्या करता है, सबसे पहले कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, इस पर लोहे का बुरादा गिरा देते हैं और क्या करते हैं, एक छड़ चुंबक मतलब चुंबक का कुछ रॉड लेते हैं और लोहे के बुरादे पर उसको ले जाकर चारों ओर घुमाते हैं, देखते हैं जो लोहे का टुकड़ा होता है, जो बुरादा होता है, चुंबक के सिरों पर चिपक जाता है। तो यह एक्सपेरिमेंट यह बताता है कि जो चुंबक का सिरा होता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डार्विन के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। मतलब फंडामेंटल जो इसका आधारभूत है, फंडामेंटल थ्योरी पूछ रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है। डार्विन के आधारभूत सिद्धांत मतलब मौलिक सिद्धांत इसका क्या है। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर प्रतिपादित किया गया, ठीक है, प्रतिपादित किया गया। अब क्या इसमें है देखते हैं। पहला है हमसे प्राकृतिक वर्ण या चयन, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में होता क्या है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो सबसे ज़्यादा नेचर के अनुकूल होता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की कोई व्यक्ति नहीं करे, नेचर जिसको सिलेक्ट करती है, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो नेचर के प्रति अनुकूल हो। जो नेचर के प्रति प्रतिकूल होता है, नेचर को उसको सिलेक्ट नहीं करती, उसको रिजेक्ट ही करती है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन देखते हैं। जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं। क्या बोल रहा है कि जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं, प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल की बात नहीं करें, अनुकूल होते हैं, वे ही जीवित रहते हैं। पहले ही बोले थे कि जो जीव प्राकृतिक के अनुकूल रहेगा वह जीवित रहते हैं, अन्य नष्ट हो जाते हैं, और जो अनुकूल नहीं रहते हैं वे क्या हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। इससे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा गया है, योग्यतम की उत्तरजीविता कहा गया है। अतः प्राकृतिक स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है, वर्ण माने चयन करती है, जिसको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं या प्राकृतिक चयन कहते हैं, बोले तो नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब यह है कि 10 जीव हैं, कोई एटमॉस्फेयर है, उस पार्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, वो पार्टिकुलर वातावरण में, अगर मान लीजिए कि जाड़े का दिन आ गया और जाड़े का दिन है, तो जाड़े के दिन में क्या होता है, जाड़े के दिन में हम देखते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं कि रहते हैं, कुछ जीव खत्म हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो, सिंपल सी बात है कि मक्खियाँ जो होती है बहुत कम दिखाई देती हैं, मच्छर भी कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे क्या है, जो अडाप्ट वही वे हैं जो बड़े जानवर हैं, जो उस वातावरण को अडाप्ट कर लिए हैं, वो जीवित रहते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको यह पता चलता है कि प्राकृतिक में जीवित रहने के लिए प्रकृति के अनुकूल होना पड़ेगा, और जो प्रकृति के अनुकूल होगा वही जीवित रहेगा, जो प्रतिकूल होगा वह जीवित नहीं रहेगा। जो जी गया उसको प्रकृति क्या की, चयन कर ली, सिलेक्ट कर ली, यही हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब आता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या है भाई, इसको देखते हैं, ठीक है। विभिन्नताएं, वेरिएशन, विभिन्नताएं क्या है। विभिन्नताएं को हम देखते हैं, कह रहे हैं हमसे कि प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती है, ठीक है। प्रत्येक जाति के जीव में विभिन्नताएं मिलती है। अब इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं, इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूल हो जाता है। यहाँ यह भी माना गया है
की विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक अथवा उपयोगी विभिन्नताएं ही जीव को योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम देखते हैं कि विभिन्नताएं हर जीव में देखने को मिलती है, वेरिएशन हर जीव में देखने को मिलता है। एक बार जब विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तो उससे उसके बच्चे में, उसके बच्चे में, उसके बच्चे में, या मान लेते हैं कि हमारे अंदर जो विभिन्नताएं होंगी यह हमारे पूर्वजों से हमको मिला होगा, या इसी तरह से हर जीव में जो विभिन्नताएं आती होंगी उनके पूर्वजों से उनके अंदर आया होगा। ठीक है, अब क्या करती है, अगर विभिन्नताएं लाभदायक है तो प्रकृति में रहेगा, लाभदायक नहीं है तो प्रकृति में नहीं रहेगा। लाभदायक मतलब कि वो प्रकृति के प्रति अनुकूल हो जाएगा तो लाभदायक है, और प्रतिकूल होगा तो लाभदायक नहीं, हानिकारक है। जिससे वह क्या करेगा, वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात कर रहे हैं। योग्यतम, यहाँ पे सबसे योग्य चीज को देखेंगे हम। योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है। वही जीव जीवित होता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। ठीक है, अब क्या करता है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है और स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। अनुकूल से वह सशक्त हो जाता है, सशक्त हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यतम भी जीवित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। ठीक है ना, तो वही एक बात है कि जो संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद, ठीक है, जो जीव में संघर्ष होता है, और संघर्ष के बाद क्या होता है, वातावरण में वह टिक गया तो वह अनुकूल है, जो नहीं टिका वो प्रतिकूल है, और जो टिक गया वही जीवित रहेगा, वो बना रहेगा, और जो नहीं अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, वह सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी प्रजातियाँ क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष क्या है, तो कह रहा है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए एक स्थान, प्रकाश, भोजन चाहिए, है ना। हमको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए जहाँ पर हम रहें। अगर हम स्थली हैं तो हम स्थल पर ही रहेंगे, जल में नहीं रहेंगे, न वायु में रहेंगे। तो हमको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए। जो जलीय जीव हैं उनको जल में, जो जल में ही जीवित रहेंगे। अब मछली है तो मछली जमीन पर थोड़ी रहेगी, मगरमच्छ जमीन पर थोड़ी रहेगा, उनको पानी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, भोजन चाहिए। अब प्रकाश का मतलब ये नहीं कि सभी को प्रकाश चाहिए, ठीक है, भोजन भी चाहिए, परंतु सीमित स्थान भोजन के कारण, ठीक है, सीमित स्थान भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता। अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने की आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। ठीक है, पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने की आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो आवश्यक सुविधा है, जैसे आज हमको, हमारे लिए आवश्यक सुविधा क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान है। ठीक है, यह तो प्राथमिक सुविधाएं हो गई, हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमारे लिए एजुकेशन क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास एजुकेशन न हो तो हम क्या हो जाएंगे, हम एक जानवर न हो तो जानवर की श्रेणी में हो जाएंगे। जैसे जानवर व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन एजुकेशन है तो हम क्या है, एक सभ्य प्राणी बनेंगे। हमारे अंदर मानवीय गुण डेवलप होंगे, मानवीय सोच डेवलप होगा, है ना। तो वही कह रहा है इसमें कि पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने की आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। इस जीवन संघर्ष के कारण ही इनकी संख्या रेखा गणितीय अनुपात, कैसे अनुपात, रेखा गणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती, रेखा गणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती तथा लगभग स्थिर रहती है। यह जीवन संघर्ष अंतः जाति या सजाति अर्थात एक ही जाति के जीवों के मध्य तो सबसे अधिक होता है, अंतर्जातीय अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य भी कम नहीं है होता है।
यही नहीं, अनेक बार तो यह वातावरण संघर्ष के रूप में ही सामने आता है। ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसा ऐसा जो देखिए अंतर जाति जो होते हैं, अंतर जाति मतलब दो विभिन्न जातियां जिसको अंतर जाति कहते हैं, स्वजाति का मतलब एक जाति। ठीक है। तो जीवित रहने के लिए क्या होता है, जीवित रहने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही प्रजातियों में लड़ाई होती है और कभी कभी जो अंतर जातियों में भी लड़ाई होती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा सा भोजन है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं हम। या थोड़ा सा भोजन है और एक ही जाति के कितने जीव हैं, 3-4 जीव हैं। और इससे क्या होगा, इससे जो है कि किसी एक जीव का पेट भरेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपस में एक दूसरे से यह क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे इस भोजन को लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे भोजन लेने के लिए, तो इसमें सजातीय सजातीय संघर्ष होता है। ठीक है। इस संघर्ष इसमें साफ साफ कहा है कि जीवन संघर्ष अंतर जाति या सजाति अर्थात एक ही जाति के जीवों के मध्य तो सबसे अधिक होता है। अंतर जाति अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य भी कम नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि कोई भोजन है और इसके लिए एक ही जाति के जीव हैं या थोड़ा सा भोजन है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि थोड़ा सा भोजन है या भोजन है और एक ही जाति के जीव हैं, तो इस भोजन को लेने के लिए ये सब क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे कि इस भोजन को हम लें, इस भोजन को हम लें। लेकिन अगर मान लेते हैं हम कि यह थोड़ा सा भोजन है, यह थोड़ा सा भोजन है और कुछ कुछ प्रजातियां, मान लीजिए कोई प्रजाति है, ठीक है, कोई यह प्रजाति है, कोई यह प्रजाति है, कोई कोई यह प्रजाति है। ठीक है। तो इनमें भी भोजन के लिए कम लड़ाई नहीं रहेगा। इनमें चूंकि अब बात यहाँ से है कि ये जितने भी प्रजातियां हैं चारों, ये एक ही प्रकार का भोजन अगर करते हैं तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए भी ये आपस में संघर्ष करेंगे। इसको अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। सजातीय संघर्ष क्या है, एक ही प्रकार के जातियों में अगर संघर्ष होता है सजातीय संघर्ष है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमताएं। मतलब जीव में संतान उत्पन्न करने की जो प्रचुर क्षमता है उसकी बात कर रहा है। कह रहे हमसे कि प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव क्या करता है, प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। अब प्रजनन क्या होता है, प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करना या उत्पत्ति करने की क्षमता रखना प्रजनन होता है। ठीक है। तो वही कह रहा है इसमें कह रहा है कि प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। अब आगे क्या लिखा है कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में तो प्रजनन क्षमता इतनी अधिक होती है कि अगर सभी संतानें जीवित रहें तो पृथ्वी पर उनके अतिरिक्त और कोई जंतु दिखाई भी न देगा। ठीक है। मतलब जो जो छोटी जीव हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये मानव है। ठीक है। और यही हम बात करते हैं कि यही एक क्या है, एक मान लेते हैं कि यही कुत्ता है। ठीक है। यह क्या है, कुत्ता है। ठीक है। यह क्या है, कुत्ता है। ठीक, तो कुत्ता है मान लेते हैं। तो अब एक बार आप समझ लो कि मानव क्या करते हैं। मानव मैक्सिमम जो है कि मानव के पूरे लाइफ टाइम में हम बच्चे देखते हैं तो 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है। किसी किसी के से अधिक भी हो जाते हैं, किसी किसी का एक कोई इस समय तो लोग जो सोच रहे हैं कि हमारा एक ही हो, अच्छा हो, बेस्ट हो, चीफ एंड बेस्ट हो। ठीक है। लेकिन यही देखते हैं कि कुत्ता के अंदर यह सोच नहीं है। कुत्ता क्या आता है, इसके जो बच्चे होते हैं मिनिमम 4, 5, 6
4 से तो कम होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार में कुत्ता क्या करता है, 1 साल में कुत्ता जो है कि 4 बच्चे को रिप्रोड्यूस करता है। अब कुत्ते का लाइफ टाइम लगभग मान के चलिए कि 20 साल है, ठीक है। अब कुत्ते जो है कि लगभग 1.5 साल में रिप्रोडक्शन करने के लिए योग्य हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि 2 साल से इसके अंदर रिप्रोडक्शन का गुण आ जाता है। तो पूरे लाइफ टाइम 20 साल का है, मान लीजिए 20 साल ना जिए, अगर 10 ही साल जीता है कुत्ता और 2 साल के ऊपर रिप्रोडक्शन करता है, तो 8 साल रिप्रोडक्शन किया, तो कितना बच्चा रिप्रोड्यूस किया? 8 चौके 32 बच्चा रिप्रोड्यूस किया। लेकिन यही मानव जो है कितना बच्चा रिप्रोड्यूस किया? पूरे लाइफ टाइम में बच्चा कितना किया? 1, 2, 3, 4। तो क्या है, हम देख रहे हैं कि जितने छोटे जीव हैं, इनके अंदर बच्चा रिप्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात कर लें बिल्ली है, ठीक है, इसके भी बच्चे ज़्यादा होते हैं। अगर यही हम बात कर लें कि इनसे भी छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव जो है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, तो ये तो लाखों लाखों में उत्पन्न करते हैं, लाखों लाखों उत्पन्न करते हैं, बार बार रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, ठीक है। अब इनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल, उसकी बात तो अलग है, वो टॉपिक ही अलग है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात किए, तो जितने छोटे जीव होते हैं उतने ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करते हैं। अगर हम देखें तो ये, अब जैसे हमारे कोई कीट है, मछली अंडा देती बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती है, मेढक है ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। अगर सभी जीवित रह जाए तो मानव को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वही कारण जितने छोटे जीव होते हैं तो ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनकी संख्या इतनी हो जाए कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। उन्होंने हाथी का उदाहरण देकर बताया कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी, हाथी का जीव देकर उदाहरण देकर बताया है, अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों से 750 वर्षों में इस प्रकार रेखीय गणित अनुपात में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर दे दिया है कि ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हाथी को उदाहरण देकर बताया है कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों से 750 वर्षों में इस प्रकार रेखीय गणित अनुपात में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ जाएंगे। ये तो एक्सेप्शन की बात है। लेकिन अगर ठीक है, मान लेते हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अगर इनकी कंपेयर कर ले हम छोटे जीव से, तो अगर इसका हम कंपेयर करें छोटे जीव से, तो उसका जो अनुपात बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा यह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक ठे रिएक्शन फॉर्म क्वेश्चन बनाने को कर रहा है हमसे कि सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, इसका रिएक्शन कराना है किससे? वाटर से, जल से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहे हैं सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें, ठीक है। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सोडियम का टुकड़ा लेंगे, छन्ना कागज से सुखाएंगे, कांच के बर्तन में आधा पानी भर देंगे, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। अब सोडियम के टुकड़े को पानी में क्या करेंगे, डाल देते हैं। कांच का टुकड़ा है, ठीक है, कांच का कोई बर्तन, इसमें पानी भर देते हैं आधा, और सोडियम के टुकड़े के अंदर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। जब डालते हैं तब क्या होता है, डाल दें, हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा, सोडियम का धातु होता है, धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। सोडियम जो है, सोडियम लिए, इसको क्या किए, वाटर के साथ इसको मिला दिए, तो यह क्या करती है, यह क्या करती, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और साथ ही में क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब रिएक्शन संतुलित है नहीं, तो संतुलित कैसे करेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, H2 में हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर ENO या सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 बार है। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार, H2 में 2 बार, NaOH में 1 बार,
तो इधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो गई, इधर हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई। H2O में हाइड्रोजन की संख्या कम है तो हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। H2O में तो कितना हो गया, अब H2O 2H2O हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 3 है। अब क्या करेंगे भाई, अब हाइड्रोजन को बढ़ाना है तो हम NaOH के आगे 2 लगा देंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। ठीक है, NaOH में 2 हाइड्रोजन हो गया और H2 में 2 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन हो गए। और हम अगर हम इधर देख रहे हैं Na प्लस H2 2H2O में 4 हाइड्रोजन हो गया तो 2NaOH इधर 2 सोडियम हो गया, तो ये इधर N2 की Na के आगे हमको आगे 2 लगा दिए तो इधर भी क्या हो गया, इधर भी हमारा 2Na हो गया, यानी समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण संतुलित कर लेते हैं। ठीक, अब ये क्या है, सोडियम है, सोडियम है। ठीक है, यह क्या है, H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं हमसे, यहाँ पर कर रहे हैं हमसे कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में, जिसको किरासन मिट्टी के तेल कहते हैं, क्यों रखा जाता है। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड अथवा तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है गर्म पानी या भाप के साथ, भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करता है, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, यह क्या है, मैग्नीशियम है, हमारा H2 है, MgO बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाए और क्या H2 बनाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, तो अब लास्ट में हमने बोला था कि हम क्वेश्चन नंबर जो 3 था जिसमें बल्ब की बात कर रहे थे, तो ये हमारा बल्ब का फोटो पूरा है। ठीक है, यह पूरा हमारा क्या है, बल्ब का फोटो है जो 2 बार पूछा गया।